में है। अब अभिषेक ने बोल भी दिया कि डॉलर की बादशाहत की चुनौती हो रही है, इसमें भी एक शो करेंगे, लेकिन आप कुछ जी जी बिल्कुल, मैं उसी के बारे में कहने वाला था कि मेरे को लगता है एक डिसरप्टिव इवेंट जो अगले 3-4 साल में होगा वो ये ट्रेड ब्लॉक्स बनेंगे और वो अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक तो यूएस की लीडरशिप वैसे ही वीक है। तो इस समय अब और जैसे इंडिया अगर सऊदी से क्रूड लेता है तो क्यों दोनों देश अपने यूएस डॉलर में ट्रेड करें, क्यों उसको। तो आई थिंक यूएस डॉलर की जो एक मोनोपोली है ग्लोबल ट्रेड की, वो ऑलरेडी अंडर थ्रेट है और ये काफ़ी एक डायनामिक इन्वायरमेंट होगा जो अगले 4-5 साल में मे भी जल्दी हम देखेंगे बनते हुए, जहाँ पे यूएस डॉलर रहेगा पर लोग आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगेंगे, या हो सकता है रीजनल करेंसीज क्रिएट हो जाए। बादशाहत नहीं रह जाएगी, वैसी नहीं रह जाएगी, बिल्कुल नहीं रह जाएगी। जी बिल्कुल, आई थिंक उसका टाइम चला गया है और जो बाकी कंट्रीज हैं वो अपना चाइना ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, ये सब अपना अब जो एम्बिशन है वो अब एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि हम डॉलर से ही बंधे रहें। क्यों बंधे रहें, हम अपनी करेंसी में हैं, हमको भी अपना इकोनॉमी को मजबूत करना है। इसमें एक और सवाल मैं जोड़ता हूँ गौतम, आपके लिए सवाल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए डेट सीलिंग का इशू हो गया, सॉल्व हो गया, मान लिया हमने कि वो 30 तारीख को अप्रूव्ड, उसके बाद भी समस्या मैं बताता हूँ कैसे। $1 ट्रिलियन का, ये मैं रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, सब अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, $1 ट्रिलियन का पेमेंट इमीडिएटली करना है उनको। तो जो आप अपने कॉफर में लाएंगे वो सब अगले दिन निकल जाएगा, फिर आप वैसे ही खड़े हो गए हैंड टू माउथ। इसलिए ये डेट सीलिंग हो या ना हो, समस्या आपके यहाँ बनी हुई, जिसकी तरफ अभिषेक ने इशारा किया कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होने जा रही है कि डेट सीलिंग हो भी गई, मिल गई आपको मंजूरी, तब भी आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। गौतम, चिंता है? चिंता है नीरज जी, लेकिन बिकॉज द यूएस डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिकन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इनोवेटिव तरीके हैं टू अवॉइड दिस नियर टर्म स्पेंडिंग प्रॉब्लम्स। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी मैंने हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि जो अमेरिकन सरकार है वो टेम्परेरीली एक $1 ट्रिलियन की कॉइन मिंट करके इशू कर सकती है और फेडरल रिजर्व से पैसे उठा सकती है। सो इतना ज्यादा इनोवेटिव तरीका ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवॉइड एनी नियर टर्म डिफॉल्ट प्रॉब्लम्स। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी असाइड, डिफॉल्ट होगा नहीं और इवेंचुअली अल्टीमेटली द फाइनल सोल्यूशन विल बी जस्ट मोर डेट। और इसका एंड गेम कब होगा किसी को पता नहीं है। जब तक यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है तब तक यूएस गवर्नमेंट और उधार लेती रहेगी एंड ये इवेंचुअली डेट बबल बस्ट होगा, बट उसका टाइमलाइन किसी को पता नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको पता है कि चीज होने वाली है, लेकिन उसका टाइमलाइन पता होता नहीं है। वैसे ही यहाँ पे जब तक डॉलर फाइनेंशियल वर्ड में, गौतम, फाइनेंशियल वर्ड में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया जाता है, मैनेज हो जाएगा, है ना? ये मैनेज हो जाएगा कैसे करके, कुछ भी करके मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसकी वजह से दुनिया भर में जो दिक्कतें हो रही हैं वो तो ही। अगर दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि हमारे मार्केट में ये ब्रेक क्यों लग रहा है, सुनील सर आपसे शुरू करें, ये क्या चक्कर क्या है? एफआई सर बैक टू बैक बाइंग कर रहे हैं, है ना? 26 अप्रैल से लगातार 1000 करोड़ 1500 करोड़ इस तरह से, एक दिन खाली वो 150 करोड़ था, उसके बाद कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है। इंडियन इकोनॉमी के कोई भी नंबर इंडिकेटर्स आपको गड़बड़ नहीं दिखेंगे, तो फिर ये क्या दिक्कत है बाजार को हमारे? क्यों ब्रेक, मतलब कुछ अटक रहा है जैसे लग रहा है? सेक्टोरल वैल्यूएशन। दिक्कत ये हो रही है कि फॉरेनर्स जब खरीदते हैं ज्यादातर लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप्स खरीदते हैं। आप सेक्टोरल इंडेक्स ब्रेकअप ऑफ द निफ्टी 100 देखिए और एक ब्रॉडर मार्केट देखिए, अभी वैल्यूएशंस जो वो खरीद रहे हैं, देखिए आईटी देखिए, उनको इंडेक्स में जितना आईटी है वो उतना खरीदते हैं, मगर आईटी का आउटलुक बहुत खराब है। तो नेचुरली आईटी की शेयर में बढ़त जो हो रही है एफआई बाइंग के कारण, डोमेस्टिक फंड मैनेजर जाके बेच रहे हैं, बिकॉज उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि स्लोडाउन वाले रिसेशनरी वर्ल्ड में आईटी का बिजनेस इतना बढ़ेगा। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर आपने देखा तो 4000 करोड़ बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि 40,000 करोड़ एफआई ने खरीदा, 4000 करोड़ बेचा। मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि ये 4000 करोड़ उन्होंने बेचा है, दैट मींस व्हाट, जो भी एफआई खरीद रहे हैं वो ऑटोमेटिक अपना लोड कर रहे हैं। सेकेंड चीज ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण अर्निंग सीजन है नीरज जी। तो इस अर्निंग सीजन के अभी मिडिल में है, अभी तक सेक्टोरली ब्रेकअप देखें तो मेटल्स का बहुत खराब रहा है, बैंक्स का बहुत अच्छा रहा है, आईटी का मिडिल। आईटी की समस्या हो गई, देखिए फ्रीज हो गया फ्रेम। रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। क्यों? फिर वो
जैसे बैंक निफ्टी कितना 0.1 से रुक गया हाँ बेचारा, जी बिल्कुल है ना, चूक गया जी। तो पाले के पास पहुंचे वापस आ गया। क्या आपको क्या लगता है क्यों रुक रही कृपा? नहीं, आई थिंक आप देखिए जब मार्केट गया भी है तो तेजी से गया है। 16,800 का लेवल हमने देखा था, ज़्यादा पहले की बात थी, लोग कह रहे थे कि अब गिर जाएगा, 15,000 आ जाएगा शायद। पर अब उसके बाद जिस तरह से एफपीआई बाइंग आई, लोकल इन्वेस्टर्स भी आए, तो मार्केट सीधा गया 18,000 क्रॉस कर गया 18,200 पे। तो मुझे लगता है एक जो टेक्निकल लेवल्स होते हैं, जो टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा देखते हैं स्ट्रेंथ। तो जो अभी नहीं हुआ है, मुझे लगता है फ्रैंकली ये सब यूएस डेट सीलिंग और सब हो जाएगा तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारा निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे टच हो जाएगा। जो अभी करेक्शंस हो रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक, रिजल्ट स्पेसिफिक, अगर अच्छा स्टॉक है तो मैं तो कहूँगा ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है उसको एक्यूमुलेट करने का। क्योंकि एक बार जब निफ्टी एक ऑल टाइम हाई पे आ गया, आपने उस टेक्निकल लेवल को ब्रेक कर दिया, तो फिर एक मोमेंटम प्लेयर्स भी फिर मार्केट में आ जाते हैं। और जो हमने देखा यूएस में सारे जो फैंग स्टॉक्स हैं, नैस्डैक स्टॉक्स हैं, सब अपने 52 वीक हाई पे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, 500 का नाम बदल के S&P 5 करने की लोग तैयारी कर रहे हैं। S&P 2.5 कर देना चाहिए। Nasdaq 10 जी बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। पर आप इंडिया में भी देख लीजिए नीरज जी, आप जो निफ्टी 50 है, 60% जो 60% हमारा मार्केट कैप है वो उन 50 स्टॉक्स में है। तो सारे मार्केट्स का ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। देखिए ये बहुत कम लोग समझते हैं या जानते होंगे, समझते मतलब कि अवेयरनेस नहीं होगी। पूरा जो प्रॉफिट पूल है आपका वो कुछ कंपनियों का है जी, और हमको ऐसा लगता है कि इंडिया इंक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, बाकी नीचे तो पूरा लोग नहीं बना पाते। नहीं मतलब छोटे-छोटे ग्लोबल फिनोमेना है। ग्लोबल फिनोमेना, ये इंडेक्स में तो आप देखेंगे सारे इंडेक्सेस में ये प्रॉब्लम होती है। और जो टॉप पे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और ज्यादा हो रही है। और हो रही है बिल्कुल, क्योंकि वो सब नया बिजनेस अब वो बड़ी-बड़ी कंपनियों के हाथ में जा रहा है जी, तो सारा प्रॉफिट पूल उधर जा रहा है। अभी आप एसबीआई ले लो, 50,000 करोड़ एसबीआई का प्रॉफिट है साल का, आईटीसी का 20,000 करोड़ का है समझिए। और उसके बाद आप देखेंगे छोटी कंपनियां तो मतलब 300 कंपनी मिला के भी इतना प्रॉफिट नहीं बनाते होंगे। इतना मार्केट कैप नहीं उनका, प्रॉफिट तो छोड़ दिया। तो ये सुनील जी वापस आए क्या? अच्छा, सुनील सर का भी लिंक डाउन है। अभिषेक जी, जब रोज सुबह हम लोग उठते हैं तो मार्केट, अमेरिका मार्केट क्यों गिरा या क्यों चढ़ा, भारतीय बाजार क्यों गिरा क्यों चढ़ा, इसके लिए कोई एक लॉजिक, हिंदी में कहते बहाना, बट बहाना अच्छा नहीं लगता। बहाना नहीं, इसका लॉजिक कारण, एक लॉजिक सोच लेते हैं हम लोग। कोई ये कह सकता है कि टेक्निकल एट प्ले, कोई ये कह सकता है यार वो डेट सीलिंग वाला दफड़ा फंसा हुआ है इसलिए हमारा बाजार नहीं चल रहा है। जब वो सुलट जाएगा तो हम कहेंगे देखो हमारी करेंसी बहुत वीक हो रही है, फिर अभी सप्लाई ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ हम रीजन सोच लेते हैं। अभिषेक जी मुझे ये समझाइए कि ये मार्केट की जो अंदर की कहानी है जिसकी वजह से फंस रहा है, जो हम शायद मिस कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, वो क्या है? नीरज जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, जो भी मार्केट के लार्जर पार्टिसिपेंट्स है, जैसे कि हमने हमेशा एक वर्ड यूज किया है, टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं नीरज जी, जो कि किसी के बस की बात नहीं है। मार्केट कोई भी रीजन से कोई पर्टिकुलर डे पे ज्यादा नीचे जा भी सकता है और ऊपर भी आ सकता है, और हम उस टाइमिंग के अराउंड जो इवेंट्स होते हैं उससे लिंक करके एक लॉजिकल कंक्लूजन अचीव करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये कारण रहा होगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। बल्कि मेरे तो कुछ थोड़े डिफरेंट व्यूज है मार्केट से रिलेटेड। पहली बात तो मुझे मार्केट में कोई खराबी लगी नहीं रही है, और ना ही सिर्फ ये मैं इस हफ्ते से हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड लास्ट ईयर का भी देखें, जहां पे एक रियल सीरियस प्रॉब्लम रही है यूएस के फ्रंट से, तभी हमारी एक आउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। एफआई की सेलिंग बहुत मैसिव थी, उसके बाद भी हमारे मार्केट ने संभाला है अपने आप को, पर आज जस्ट हम ऑल टाइम हाई के पास हैं। एंड लास्ट 3 महीने से जो डेटा अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं कि एफआई बायर है और डीआई नेट लेवल पे बायर है, 3 महीने के एवरेज को मैं ले लूं तो अब मार्केट के अंदर में इंस्टीट्यूशन लेवल पे तो कोई सेलिंग ही नहीं आ रही है, तो फिर कंसर्न कहाँ है? अगर मैं जीएसटी कलेक्शन को लेकर बात करूं, जो कि अगर लास्ट मंथ या उससे प्रीवियस मंथ की आप ट्रेंड निकाल के देख लें, दे आर रिपोर्टेड एट द हाईएस्ट लेवल एवर सिंस द टाइम द जीएसटी हैज कम इनटू इफेक्ट। तो मैक्रो लेवल पे आप कोई भी इंडिकेटर ले लो, एसबीआई जैसा बैंक जो कि वन ऑफ द टॉप बैंक्स इन द कंट्री है, उसकी सालाना प्रॉफिट अब 50,000 करोड़ पहुंच चुकी है। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि और क्या इंडिकेटर्स हम ढूंढ रहे हैं मार्केट में। ऑफ कोर्स टाइमिंग नहीं कर सकते, कोई रीजन नहीं पैदा कर सकते सडनली कि चलो अब हमें पता चल गया है कि बुल रन यहाँ से कहाँ से आएगा और ये फैक्टर बन के अभी हमें अगले फॉरएवर तेजी लगती है। मुझे लगता है इंडिया की जो तेजी है वो, और भी एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, सभी की एक ही मत नजरिया ही रहेगा कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं और मेरा नजरिया लंबा है
और मैं अगले 7 से 10 साल तक इस देश के ऊपर पॉजिटिव हूं, तो आप हर हाल में इस देश में पैसे बनाओगे, इस मार्केट में पैसे बनाओगे, ये पक्की बात है। बट कब बनाओगे, वो कौन से साल में बनाओगे, किसी साल में बना नहीं बना, ये सब्जेक्टिव है, ये पॉसिबल है, क्योंकि वॉलेटाइल रहेगा, दुनिया जुड़ी हुई है, कहीं ना कुछ हो रहा है, तो ये जनरलिस्टिक बात है। बट टू अ पॉइंट, मुझे कोई भी ऐसा सीरियस नंबर नहीं दिख रहा है जिसको मुझे देख के ये लगे कि इंडिया की स्टोरी खत्म होने आई है, ये यहां से मुझे अपसाइड नहीं दिख रहा है। सर्टेनली कंसोलिडेशन हो रहा है, एक फेज में हम रुके हुए हैं, कुछ और पुश कहीं से चाहिए, बट वो क्या होगा वो मुझे भी ऑनेस्टली नहीं मालूम। सुनील जी, आप वापस आ गए सर, बात अपनी वहीं से कंटिन्यू करें। इंडिया की जो स्टोरी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूँ जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ लीजिए, कैपेक्स का साइकिल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रही है, सब ठीक है। इश्यू क्या है ना, ये सब गुड न्यूज एफआईएस के लिए रिलेटिव टू अदर कंट्रीज इतना गुड न्यूज है कि पैसे इंडियन मार्केट में भरा रहे हैं। अभी रत्नागिरी अल्फोंसो मैंगो आपको अगर 100 रुपए में बिकता है और 1000 रुपए में बिकता है, फिर भी आप खाओगे क्या? नहीं ना। अल्फोंसो मैंगो तो अच्छा ही है, टेस्ट तो बिल्कुल बेहतर है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें। प्रॉब्लम है कि क्या दाम पे बिक रहा है। तो ये एफआईएस की खरीदारी के कारण बहुत से सेक्टर्स की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई है। क्या आने वाले दिन में उतना अर्निंग्स होगा जितना इनके दाम बता रहे हैं? अर्निंग्स अच्छे होंगे, जीडीपी ग्रोथ 12% प्लस में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगी, स्टॉक मार्केट कंपनियों की अर्निंग 15% पे होगी, तो गिने चुने स्टॉक्स में 18% भी हो सकता है, ये बात अलग है। बट अगर मार्केट में वैल्यूएशन 25 के लेवल में किसी सेक्टर में, तो क्या खरीदना चाहिए? तो दाम इंपॉर्टेंट है। आज की स्थिति ऐसी है कि ये एफआईएस की सडनली अप्रैल से आके इतना खरीदारी करना, क्योंकि उनको बाकी देश में स्लो डाउन दिख रहा है, तेल का दाम घट रहा है, तो इंडिया के इकोनॉमी के लिए वो पॉजिटिव है, तो वो एक रिलेटिव बेसिस पे यहाँ पे पैसे भरा रहे हैं। क्या इंडियन ग्रोथ का इतना पैसा अभी जस्टिफाइड है? ये फंड मैनेजर्स में डाउट है, क्योंकि यही सेम एफआईआई जो आज भरपूर के आ रहे हैं, कल यूएस डॉलर का कुछ स्ट्रेंथनिंग हुआ, उधर इंटरेस्ट रेट में कुछ ये मिला, तो शायद ये रिवर्स करने में या तेल में के दाम में वापस 80, 85, 90 टाइम नहीं लगाएंगे, $85 गया ना आए तो तुरंत ये पलट जाएंगे।